थे। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। सभी के चेहरे पर खौफ था, अपनी अपनी मौत का खौफ। यार अब आगे क्या होगा यार, वो चुड़ैलकांत होगा भी या नहीं? पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, समीर ने कहा। यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है, अनन्या ने कहा। मुझे भी, तन्वी ने धीरे से कहा। रुद्र बहुत देर से देख रहा था कि अर्जुन कुछ चुपचाप बैठा हुआ था। उसके मन में अर्जुन की ये चुप्पी देखी नहीं जाती और वो उससे पूछ लेता है, तू क्या सोच रहा है अर्जुन? कुछ नहीं यार, बस सोच रहा हूं कि पहली बार धर्म पर अधर्म की जीत होते हुए देख रहा हूं। पहली बार शैतानी शक्तियां दैवी शक्तियों पर भारी पड़ रही हैं, अर्जुन ने कहा। अधर्म की धर्म पर जीत यानी कि बुराई की अच्छाई पर जीत? पर यार एक औरत जो कि टीचर थी, उसको 19 साल पहले जलाया गया था, वो तो अधर्मी था ना, फिर अधर्म की धर्म पर जीत कैसे हुई? समीर ने कहा। हाँ समीर ठीक कह रहा है, एक औरत को जिंदा जला देना ये पाप ही तो था, इसी का बदला तो वो ले रही है, और मुझे तो ये लगता है कि धर्म पर अधर्म की ही जीत हो रही है, तन्वी ने कहा। मुझे भी यही लगता है, ना ही 19 साल पहले उस औरत को जलाया जाता, ना ही वो अपना बदला लेती। उस वक्त पंडित सुशलाचार्य ने सरपंचों की मदद की थी और अब उनके शिष्य मदद कर रहे हैं, इसलिए शायद वो सबको मार रही है, अनन्या ने कहा। यार माना कि उस औरत को 19 साल पहले जलाया गया था, पर क्या हम में से किसी को पता है कि उस औरत को क्यों जलाया गया था? यार कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि उस औरत की ही कोई गलती हुई हो जो उसे जला दिया गया हो, अर्जुन ने कहा। पर क्या गलती रही होगी? या सरपंचों की कुछ गलती थी? वो गलती वो औरत सबके सामने ना ले आए, इसलिए उसे जला दिया गया हो, अनन्या ने कहा। वही तो नहीं पता यार कि हुआ क्या था 19 साल पहले। कुछ भी हो सकता है, सरपंचों की भी गलती हो सकती है और नहीं भी। ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, उस चुड़ैल का तांडव देखने के अलावा हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, समीर ने कहा। हाँ यार, अनन्या ने कहा। पीयूष एक लकड़ी की टेबल से टिक कर खड़ा हुआ था। उसका पूरा वजन उस टेबल के ऊपर होता है और पीयूष के ज्यादा वजन होने के कारण वो लकड़ी का टेबल टूट जाता है और पीयूष धड़ाम से नीचे गिरता है। आह! पीयूष ने नीचे गिरते हुए चिल्लाया। पीयूष के नीचे गिरने के साथ ही उस टेबल में रखी कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल, बॉक्स सब नीचे गिरकर फैल जाता है। क्या कर रहा है मोटे? तोड़ दिया ना रुद्र का टेबल, इसलिए बोलती हूँ कम खाया कर, देख तेरा वेट ये टेबल भी नहीं झेल पाई, अनन्या ने कहा। यार ये कोई मेरे वेट से नहीं टूटा है, ये देखो इस लकड़ी के टेबल में पूरा दीमक लगा हुआ है, इसमें और खराब हो चुकी है, इसी वजह से टूट गई। पीयूष ने दीमक लगी लकड़ी को दिखाते हुए कहा। यार जरा देखो, लकड़ी के साथ साथ ये दीमक रुद्र तेरी किताबों को भी खाने लगे हैं, समीर ने एक किताब उठाते हुए कहा। उस किताब को आधी दीमकों ने खा लिया था। रुद्र तू क्या सफाई वफाई नहीं करता है क्या अपने कमरे की? तेरी किताबें खराब हो रही हैं और तुझे पता ही नहीं है, अर्जुन ने कहा। यार मैं रहता कब हूं यहाँ पर जो सफाई करूंगा, और वैसे भी ये जो किताबें हैं बहुत पुरानी हैं, मेरे तो किसी काम की भी नहीं है, पता नहीं चाची ने अभी तक संभाल कर क्यों रखी हुई हैं। झूठ मत बोल बेटा, ये याद है ना जो तूने बचा कर रखी हैं? देख मेरे हाथ क्या लगा है, ये तन्वी की हैंडराइटिंग है ना? पीयूष ने कॉपी के पन्ने पलटते हुए कहा। रुद्र तूने तन्वी के कॉलेज के नोट्स क्यों संभाल कर रखे हुए अभी तक? हमारी इंजीनियरिंग तो कब की खत्म हो चुकी है, अनन्या ने हैरानी के साथ पूछा। रुद्र अनन्या की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। वो उसे कैसे बताता कि जब सेमेस्टर की छुट्टियां खत्म हो जाती थीं तो तन्वी की कॉपी पर हाथ फेर कर तन्वी के स्पर्श को महसूस करता था। उसकी खुशबू उसकी कॉपी में बसी हुई थी। वो तन्वी हैंडराइटिंग को अपने सीने से ला कर सोता था और उसे याद करता था। तन्वी रुद्र की तरफ उसकी आंखों में देखने लग जाती है पर बोलती कुछ नहीं है। यार अब बस बातें ही करते रहोगे या ये सामान जो फैला हुआ है उसे जमाने में मेरी मदद भी करोगे? पीयूष ने कहा। मोटे तूने गिराया तो तू ही उठाना, हमसे क्यों बोल रहा है? अनन्या ने कहा। यार दोस्ती के नाम पर ही कर दो, कामचोर कहेंगी, पीयूष ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या कहा मोटे तूने? अनन्या ने गुस्से में कहा। कामचोर, पीयूष ने फिर मुंह बनाते हुए कहा। यार तुम दोनों झगड़ना बंद करोगे? मैं कर देता हूं मोटे तेरी मदद, अर्जुन ने कहा। मैं भी, समीर ने कहा। सभी लोग रुद्र का जमीन पर फैला हुआ सामान जमाने लग जाते हैं। दीमक रुद्र की बहुत सारी किताबें खाली थीं।
जिन्हें रुद्र फेंकने के लिए अलग निकाल लेता है। रुद्र उसके बचपन का जियोमेट्रिक बॉक्स भी मिलता है जिससे वो स्कूल में पढ़ा करता था। रुद्र के सभी दोस्त उसकी किताब जमाने में मदद ही कर रहे थे कि तभी अर्जुन की नजर एक लाल डायरी पर पड़ती है। उस डायरी में भी दीमक लगना शुरू हो गया था। ये क्या है? अर्जुन ने वो डायरी उठाते हुए कहा। जब अर्जुन वो लाल रंग की डायरी उठाता है तो सभी लोग उस डायरी को देखने लग जाते हैं। उस डायरी के ऊपर काले मार्कर से एक सर्कल बना हुआ था और उसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ था। यार, इस डायरी के ऊपर जो निशान है वो तो मुक्ति के निशान से एकदम ऑपोजिट है। अर्जुन ने डायरी पर की धूल साफ करते हुए कहा। क्या बात कर रहा है यार? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। तन्वी अपने हाथ के निशान और डायरी पर बने निशान को मिलाने लग जाती है और वो देखती है कि डायरी पर बना निशान उसके हाथ पर बने निशान से उल्टा होता है। रुद्र, ये डायरी किसकी है? अर्जुन ने पूछा। पता नहीं यार, दिखा ना जरा। रुद्र ने उस डायरी को अपने हाथ में लेते हुए कहा। रुद्र उस डायरी पर अपने हाथ फेरने लग जाता है। जब वो उस डायरी पर अपने हाथ फेरता है तो अचानक से उसका सिर दर्द करने लग जाता है। रुद्र का सिर बहुत तेज दर्द करने लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। शाम के 7 बजे होते हैं। माखनलाल पुलिस स्टेशन में कुर्सी पर बैठकर खर्राटे लेटे हुए सो रहा था। तभी वहां पर अजय आ जाता है। अजय बहुत थका हुआ सा लग रहा था। उसकी शर्ट पसीने से भीगी हुई होती है और उसके हाथ में एक फाइल होती है। माखनलाल, उठो माखनलाल, अजय ने माखनलाल को उठाते हुए कहा। अजय की आवाज सुनकर माखनलाल हड़बड़ाते हुए उठता है और सैल्यूट करते हुए कहता है, जय हिंद साहब, जय हिंद। माखनलाल, कैसे निकम्मे इंसान हो तुम? यहाँ एक पुजारी की मौत हो गई है और तुम यहाँ पर आराम से खराटे ले सो रहे हो। वो साहब, मैं तो केस के बारे में ही सोच रहा था। काम करते वक्त कब मेरी नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। क्या? काम करते वक्त नींद लग गई? या तुम नींद नहीं पुलिस स्टेशन में आते हो? सॉरी साहब, माखनलाल ने नीचे सिर करते हुए कहा। छोड़ो ये सब। और क्राइम स्पॉट से कोई सुराग मिला जिससे हम उस साइको किलर के पास पहुंच सकते हैं? नहीं साहब, नहीं मिला। वो हमेशा की तरह ना ही फिंगरप्रिंट मिले और ना ही कोई सबूत। माखनलाल, मुझे ना तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि काम करना तो तुम्हें आता ही नहीं है। यहाँ पर तुम्हें सोने के पैसे जो मिलते हैं, मैंने सोचा था मेरी गैर हाजिरी में तुम सब संभाल लोगे, पर तुम तो माखनलाल किसी काम के नहीं हो। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं तुम्हें मंत्री जी के पास भेज देता और खुद क्राइम स्पॉट पर चला जाता। कम से कम कोई सुराग तो मिल ही जाता। साहब, मैं सच कहता हूँ, मैंने अपनी पूरी टीम के साथ गया था मेघगांव क्राइम स्पॉट पर, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। माखनलाल, मुझे तो लगता है कि मुझे खुद वहां पर जाना पड़ेगा और फिर से एक और बार तहकीकात करनी पड़ेगी। साहब, मैंने कहा था ना, वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। माखनलाल, मुझे ना कुछ नहीं सुनना। तुम जाओ और जाकर चुपचाप जिप्सी निकालो, समझे? क्या कहा साहब आपने? माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। मैंने कहा माखनलाल, जिप्सी निकालो, हमें अभी इसी वक्त मेघगांव निकलना है। साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? जरा बार आसमान में देखिए, अंधेरा होने लगा है। इस वक्त मेघगांव में जाना ठीक नहीं। हम कल सुबह चलते हैं ना? नहीं माखनलाल, हमें अभी निकलना पड़ेगा। हो सकता है कि सुबह तक कोई सुराग बचे ही नहीं। साहब, आप क्यों अपनी और मेरी जान खतरे में डाल रहे हो, ये जानते हुए भी कि मेघगांव में चुड़ैल भटक रही है? माखनलाल, तुमने फिर से बकवास करनी शुरू कर दी। और वैसे ही तुमने कल ही कहा था ना कि 5 दिन बाद ब्लड मून की रात है और उस दिन वो चुड़ैल दिखेगी, तो अभी तो वहां पर नहीं होगी ना। साहब, वो तो 19 साल से वहीं पर है मेघगांव में। ब्लड मून की रात तो उसे और शक्तियां मिलेंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसे हर कोई देख सकेगा। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? मेघगांव में जाना खतरे से खाली नहीं है। माखनलाल, मुझे ना कुछ नहीं सुनना, समझे? चुपचाप जिप्सी निकालो। और रही उस चुड़ैल की बात, तो उसे तो मैं ब्लड मून की रात तो देख ही लूंगा। साहब, कहीं ऐसा ना हो कि जब ब्लड मून की रात आए तब तक आप भी ना बचें। माखनलाल ने मन ही मन में बड़बड़ाते हुए बाहर जाते हुए कहा।
माखनलाल और अजय मेघगांव जाने के लिए निकल जाते हैं। माखनलाल जिप्सी चला रहा होता है और अजय उसके बगल में बैठा हुआ होता है। साहब, मैं तो अभी भी कहता हूं हमारे पास वक्त है, हम वापस चलते हैं, क्यों अपनी जान को खतरे में डालें। माखनलाल, तुम ना चुप रहो, समझे, वरना अभी इसी वक्त जिप्सी से उतार दूंगा, तुम और तुम्हारी वो चुड़ैल। उफ, अजय ने गुस्से में कहा। कुछ ही देर बाद अजय और माखनलाल मेघगांव में पहुंच जाते हैं। मेघगांव के अंदर बहुत अंधेरा होता है। उजाले के लिए जो लाइट के खंभे लगाए गए थे वो बंद पड़े हुए थे। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। जिप्सी में लगी लाइट के सहारे ही माखनलाल और अजय मेघगांव के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। साहब, कहां चलना है? माखनलाल ने जिप्सी चलाते हुए कहा। माखनलाल, तुम कैसी बेवकूफी वाली बातें करते हो? जहां पर खून हुआ था वहीं पर तो जाएंगे ना। मेघ के स्कूल चलो, समझे? जी साहब, माखनलाल ने मेघ के स्कूल की तरफ जिप्सी मोड़ते हुए कहा। जब माखनलाल और अजय मेघ के स्कूल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेघ के स्कूल के पास लगे खंबे की लाइट अभी भी बंद चालू हो रही थी। अजय और माखनलाल जिप्सी से नीचे उतर जाते हैं। साहब, मैंने कहा था ना, इस गांव में चुड़ैल घूमती है। ये देखिए इस खंबे को। गांव में जितने भी खंबे लगे हैं सबकी लाइट बंद है, बस ये एक ऐसा खंबा है जिसकी लाइट बंद चालू हो रही है। मुझे तो लगता है कि वो चुड़ैल अभी ये हमारे आसपास ही कहीं है। माखनलाल ने डरते हुए कहा। माखनलाल, तुम फिर शुरू हो गए। ये कोई टेक्निकल फॉल्ट भी तो हो सकता है ना, तुम भी ना जब देखो डरते रहते हो। अजय ने आगे बढ़ते हुए कहा। अजय और माखनलाल आगे बढ़ने लग जाते हैं और चलते चलते जले हुए बरगद के पेड़ के तने के पास पहुंच जाते हैं। खंबे की लाइट अभी भी बंद चालू हो रही होती है, जिस कारण कभी जमीन पर उजाला हो रहा होता है तो कभी अंधेरा। अजय आसपास कुछ सुराग ढूंढ ही रहा होता है तो कभी उसकी नजर बरगद के पेड़ के पास धतूरे से बनी 3 शिवलिंग पर पड़ती है। ये क्या है? अजय ने धतूरे से बनी शिवलिंग को हाथ लगाते हुए कहा। ये तो शिवलिंग है साहब, मैंने आपको बताया था ना कि मेघनाथ मंदिर के पुजारी उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाने के लिए 7 दिन तक पूजा करने वाले हैं। ये 3 शिवलिंग उन्होंने पूजा करके ही बनाए हैं। सुना है पहली पूजा से वो जो रुद्र के घर के पीछे वाला तालाब है ना, वो सूख गया था, और दूसरी से मेघनाथ मंदिर की रोड वाला जंगल का एक साइड जलकर खाक हो गया, पर तीसरी से क्या हुआ पता नहीं। गांव वालों का तो यही कहना है कि तीसरी पूजा करते वक्त वो चुड़ैल आई थी और उसने निर्मल पुजारी को मार दिया। मैंने नीरज पुजारी से पूछा भी इस बारे में, पर वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि वो कल रात यहाँ पर आए ही नहीं थे, जबकि सारा गांव जानता है कि वो 3 दिन से मेघ गांव में पूजा कर रहे हैं। अच्छा, ये नीरज पुजारी कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे। खैर छोड़ो, अभी तो उनसे तो मैं खुद मिलकर बाद में बात करता हूं। माखनलाल अभी भी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो शिवलिंग को घूर रहा होता है। क्या हुआ माखनलाल, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? यहीं पर क्यों रुके हो? अजय ने पूछा। साहब, ये देखिए, तीनों शिवलिंग पूरे बने हुए हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि यदि शिवलिंग तीनों पूरे हैं तो समझ नहीं आ रहा उस चुड़ैल ने निर्मल पुजारी को मार कैसे दिया। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं माखनलाल, तुम कहना क्या चाहते हो? माखनलाल साहब, मतलब ये कि ये जो पूजा हो रही थी ना, उस चुड़ैल की शक्तियां कम करने के लिए हो रही थी। पहले उसकी शक्तियां नष्ट की जाती हैं, फिर उसे मारा जाता है। पर कल की पूजा का कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तीनों शिवलिंग पूर्ण हैं, मतलब कल की पूजा भी संपन्न हो गई, पर कैसे? यदि पूजा संपन्न हो गई तो निर्मल पुजारी कैसे मरे? माखनलाल, तुम और तुम्हारी पूजा, इस पूजा के बारे में बाद में सोचना, समझे? अभी पहले जो करने आए वो करो, समझे? चुपचाप सुराग ढूंढो उस साइको किलर के खिलाफ। जी साहब, माखनलाल ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा। अजय और माखनलाल मेघ गांव के स्कूल के पास सुराग ढूंढने लग जाते हैं। खंबे की जलती बुझती लाइट के उजाले में उन्हें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। पूरे मेघ गांव में माखनलाल और अजय के अलावा कोई और नहीं था। ठंडी ठंडी हवा के चलने के बावजूद भी माखनलाल और अजय दोनों पसीने से भीग गए थे। माखनलाल और अजय को सुराग ढूंढते ढूंढते 1 घंटा बीत जाता है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है।
साहब अब वापस चलें, मेरे पैर दर्द के मारे दर्द करने लग गए हैं, माखनलाल ने कहा। ठीक है माखनलाल, चलो, मुझे भी नहीं लगता कि हमें यहां पर कुछ मिलने वाला है। अजय और माखनलाल दोनों जिप्सी के पास जाने लग जाते हैं। माखनलाल ने जिप्सी स्कूल के दरवाजे के पास खड़ी की हुई थी। जब अजय जिप्सी के पास पहुंचता है तो देखता है स्कूल का दरवाजा खुला हुआ था। स्कूल के अंदर अंधेरा होने की वजह से बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। स्कूल के अंदर क्या है? माखनलाल, तुमने इस स्कूल के अंदर तहकीकात की थी? साहब, आप भी कैसी बातें करते हैं? लाश बरगद के पेड़ के पास मिली थी तो वहीं आसपास तहकीकात करूंगा ना, मैं यहां पर क्यों करूंगा? माखनलाल, मैंने जितना सोचा था ना, तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेवकूफ निकले। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अजय ने माखनलाल पर चिल्लाते हुए कहा। सॉरी साहब, वो सुबह इतने काम थे ना कि जल्दी जल्दी में दिमाग से निकल गया। तुम ना माखनलाल एक्सक्यूज देना बंद करो, तुम्हारी एक्सक्यूज जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाले। चुपचाप मेरे साथ स्कूल के अंदर चलो। क्या कहा साहब आपने? स्कूल के अंदर? वो चुड़ैल? माखनलाल ने मुंह फाड़ते हुए कहा। एकदम चुप माखनलाल, अगर अब तुमने एक भी बार उस चुड़ैल का नाम अपनी जुबान से लिया ना तो तुम अपनी नौकरी खो बैठोगे। एक तो वैसे ही तुम मेरा पहले से बहुत दिमाग खराब कर चुके हो, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, समझे? जी साहब। अजय और माखनलाल स्कूल के अंदर घुस जाते हैं। जब वो दोनों स्कूल के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि स्कूल के अंदर बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो दोनों अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। स्कूल की हालत बहुत खस्ता हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इमारत किसी भी वक्त गिर सकती थी। हर जगह मकड़ी के जाले बने हुए थे, जिसे हटाते हुए अजय और माखनलाल स्कूल के अंदर आगे बढ़ते हैं। स्कूल के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं। अजय हर एक कमरे का दरवाजा खोलते हुए देख रहा था कि अंदर कोई है या नहीं, पर उसे हर कमरा खाली ही दिख रहा था। स्कूल के अंदर कोई नहीं था। स्कूल के अंदर अजय और माखनलाल के अलावा कोई और नहीं था, जिस कारण जब वो चलते थे तो दोनों के पैरों के कदमों की आहट स्कूल के अंदर गूंजने लगती थी। स्कूल की बिल्डिंग के कोने का एक आखिरी कमरा बचा हुआ था, जिसकी ओर अजय माखनलाल दोनों बढ़ते हैं। उस कमरे का दरवाजा लगा हुआ था। अजय धीरे से दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा खुलने की आवाज आती है, कर, और दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उस कमरे में से बहुत सारे चमगादड़ निकलते हैं, जो अजय और माखनलाल के पास उड़ने लग जाते हैं। माखनलाल चिल्लाने लग जाता है, आ! अजय अपने हाथों को हवा में यहां वहां मारते हुए उन्हें भगा देता है और आगे बढ़ने लग जाता है। जब अजय उस कमरे में कदम रखता है तो उसे वो जगह जानी पहचानी लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उस कमरे में वो आज से पहले भी कभी आया था। माखनलाल, जहां जहां पर मैं अपने मोबाइल की टॉर्च मार रहा हूं, वहां पर तुम भी अपनी मोबाइल की टॉर्च मारना, अजय ने कहा। जी साहब, माखनलाल ने कहा। अजय और माखनलाल के मोबाइल की टॉर्च एक साथ करने से कमरे के अंदर बहुत उजाला हो जाता है। अजय उजाले में देखता है कि कमरे के अंदर एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था और आसपास कई छोटे छोटे बच्चों के बैठने की बेंच और टेबलें रखी हुई थीं। अचानक से अजय एक बेंच की ओर अपने कदम बढ़ाने लग जाता है, जैसे वो बेंच अजय को अपनी ओर खींच रही हो। अजय धीरे धीरे उस बेंच के पास पहुंचता है और उसके पास जाकर उस पर बैठ जाता है। अजय जैसे ही उस बेंच पर बैठता है, उसके बचपन की यादें ताजा होने लग जाती हैं और उसको याद आता है कि वो बचपन में इसी स्कूल में पढ़ाई किया करता था और वो इसी बेंच पर रुद्र के साथ बैठा करता था। अचानक से अजय की आंखों के सामने का सारा दृश्य बदल जाता है और वो ब्लैक बोर्ड जो गंदा था वो साफ हो जाता है। वो बेंच जिस पर जाले बने हुए थे वो भी नई बेंचों की तरह चमकने लग जाती है। वो कमरा जो सुनसान था, वहां पर बच्चों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। अजय को ब्लैक बोर्ड के पास कृति छाया, उसकी टीचर खड़ी हुई दिखाई देने लग जाती है और उसको वो दिन याद आता है
जब रुद्र अपना होमवर्क करके नहीं आया था और उसने अपनी कॉपी रुद्र को चेक कराने दे दी थी और कृति छाया को यह बात पता चल गई थी। अजय देखता है कि सभी बच्चे जा चुके थे, बस कृति छाया ने अजय को रोक कर रखा हुआ था। अजय कृति छाया के पास खड़ा हुआ था। क्यों अजय बेटा, तुमने अपनी कॉपी रुद्र को क्यों दी? कृति छाया ने अजय से कहा। वो मैम, रुद्र अपना होमवर्क करके नहीं लाया था और मैं उसे मार खाते हुए नहीं देख सकता था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, इसीलिए, अजय ने कहा। अजय बेटा, मुझे पता है रुद्र तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, पर अपना होमवर्क उसे चेक करवा के तुम जो उसे गलत राह पर ढकेल रहे हो ना, तुम्हें पता है ना रुद्र पढ़ने में कमजोर है। क्या तुम ये चाहते हो कि बड़े होकर वो ऐसे ही कमजोर रहे? नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं चाहता, अजय ने मासूमियत के साथ कहा। तो बेटा, आज के बाद तुम उसे कभी अपनी कॉपी चेक करने मत देना, समझे? बल्कि यदि उसे कुछ समझ में नहीं आए तो वो समझा दिया करो, उसकी मदद किया करो। समझ गया मैं, अब से मैं याद रखूंगा मैम। वेरी गुड बेटा। कृति छाया की टेबल पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी जो बच्चों के होमवर्क चेक करने के लिए उसने ली थी। अजय बेटा, मेरा एक काम करोगे? जी मैम, बोलिए। ये देखो कितनी सारी किताबें, तुम इसे पकड़कर मेरे साथ मेरे लॉकर तक ले जाओगे? मैं इसे वहां पर रख दूंगी। जी मैम। अजय टेबल पर रखी किताबें उठाता है और कृति छाया के पीछे पीछे जाने लग जाता है। कृति छाया और अजय कमरे से बाहर निकले ही थे कि तभी एक दूसरी टीचर आती है और कृति छाया से कहती है, वो कृति छाया मैम, आपको अर्जेंट प्रिंसिपल सर ने अपने कमरे में बुलाया। ठीक है, मैं जाती हूँ। दूसरी औरत वहां से चली जाती है। अजय बेटा, तुम एक काम करो, ये लो मेरे लॉकर की चाबी और इसे मेरे लॉकर में रख देना, कृति छाया ने चाबी अजय को देते हुए कहा। जी मैम, मैं रख दूंगा, अजय ने कृति छाया के हाथ में से चाबी लेते हुए कहा। कृति छाया प्रिंसिपल के रूम की तरफ जाने लग जाती है और अजय किताबें लेकर लॉकर रूम की तरफ जाने लग जाता है। अजय लॉकर रूम पहुंचता है। लॉकर रूम में बहुत सारे लॉकर बने हुए थे। अजय वहां पर कृति छाया का लॉकर ढूंढने लग जाता है। यहां पर तो इतने सारे लॉकर हैं, अब मैं कृति छाया मैम का लॉकर कैसे ढूंढूं? अजय ने खुद से कहा। अजय कृति छाया मैम का लॉकर ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक लॉकर पर पड़ती है जिस पर छाया लिखा हुआ था। अजय उस लॉकर को देखकर समझ जाता है कि वही लॉकर कृति छाया का है। अजय अपने हाथ में पकड़ी किताबें दूसरे टेबल पर रखता है और चाबी से कृति छाया का लॉकर खोल देता है। अजय कृति छाया के लॉकर में किताबें जमाने लग जाता है। अजय कृति छाया के लॉकर में किताबें जमाना शुरू ही किया था कि तभी उसकी नजर एक लाल रंग की डायरी पर पड़ती है। अजय उस डायरी को अपने हाथ में उठाता है और देखता है कि उस डायरी के ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ था और उसके अंदर एक सर्कल बना था ब्लैक मार्कर से। अजय को वो निशान बहुत अजीब लगता है। अजय उस डायरी के निशान पर अपने हाथ फेरने लग जाता है। अजय वो लाल रंग की डायरी खोलने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से कृति छाया की आवाज सुनाई देती है। क्या कर रहे हो अजय बेटा? कुछ नहीं मैम, अजय ने वो डायरी बंद करते हुए कहा। थैंक यू बेटा, मेरा काम करने के लिए, कृति छाया ने कहा। वेलकम मैम, अजय ने वहां से जाते हुए कहा। साहब उठिए, ये आपको क्या हो गया? माखन लाल ने अजय को उठाते हुए कहा। माखन लाल की आवाज सुनकर अजय अपनी स्कूल की यादों में से बाहर आ जाता है। अजय पूरी तरह पसीने से भीग चुका था और घबराया हुआ लग रहा था। क्या हुआ साहब, आप ठीक तो हैं? माखन लाल ने डरते हुए कहा। अजय माखन लाल की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और बेंच पर से उठकर वहां से जाने लग जाता है। कहां जा रहे हैं साहब आप? माखन लाल ने कहा। अजय माखन लाल की बात का कुछ जवाब नहीं देता और कमरे से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लग जाता है। माखन लाल भी अजय के पीछे पीछे जाने लग जाता है और चलते चलते अजय स्कूल के लॉकर रूम में पहुंच जाता है। वही लॉकर रूम जहां पर उसने बचपन में कृति छाया की किताबें रखी हुई थीं। वहां पर बहुत सारे लॉकर रूम रखे हुए थे। अजय वहां पर कृति छाया का लॉकर ढूंढने लग जाता है। अजय अपने मोबाइल की टॉर्च
एक के बाद एक पर मारने लग जाता है। साहब, आप क्या ढूंढ रहे हैं? माखनलाल ने अजय से कहा, पर अजय फिर माखनलाल को उसकी बात का कुछ जवाब नहीं देता है। बहुत ढूंढने के बाद अजय को छाया का लॉकर मिल जाता है और वो उस लॉकर के सामने खड़ा हो जाता है। क्या हुआ साहब, आप इस लॉकर के सामने क्यों खड़े हो गए? अजय अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, वो पढ़ो माखनलाल। माखनलाल अपने मोबाइल की टॉर्च सामने की ओर करता है और लॉकर पर लिखा नाम पढ़ने लग जाता है। लॉकर के ऊपर कृति छाया लिखा हुआ होता है। कृति छाया का नाम पढ़कर माखनलाल के पैर कंप कपाने लग जाते हैं। वो पसीने से भीग जाता है। साहब, इस लॉकर पर तो कृति छाया लिखा हुआ है। इसका मतलब यह कि छाया का लॉकर है? माखनलाल ने हकलाते हुए कहा। हाँ माखनलाल, ये छाया का ही लॉकर है और अब वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से खोलो, अजय ने कहा। माखनलाल ने डरते हुए कहा, मैं साहब? हाँ माखनलाल, तुम नहीं तो क्या मैं। माखनलाल धीरे धीरे लॉकर को खोलने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। जब माखनलाल लॉकर खोलने की कोशिश करता है तो देखता है कि लॉकर लॉक था। साहब, लॉकर तो लॉक है। क्या कहा? लॉकर लॉक है? हटो वहां से, मुझे ट्राई करने दो। अजय ने माखनलाल को लॉकर के पास से हटाते हुए और खुद अपना हाथ लॉकर पर रखते हुए कहा। अजय लॉकर खोलने की कोशिश करने लग जाता है, पर उससे भी वो लॉकर नहीं खुलता है। माखनलाल, लगता है कि लॉकर तोड़ना पड़ेगा, जल्दी से कुछ ढूंढो जिससे लॉकर तोड़ पाए। जी साहब, अभी ढूंढता हूं। अजय और माखनलाल आसपास कुछ ऐसा ढूंढने लग जाते हैं जिससे वो लॉकर तोड़ सकें। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में उन्हें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी अजय की नजर जमीन पर पड़े एक पत्थर पर पड़ती है। वो झट से उस पत्थर को उठाता है और उससे लॉकर तोड़ने लग जाता है। ठक 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 पत्थर लॉकर पर मारने की आवाज आती है। अजय बहुत कोशिश करता है वो लॉकर खोलने की, पर नहीं खोल पा रहा था। पत्थर को लॉकर पर मारते मारते वो थक गया था। उसका शरीर पसीने से भीगने लग गया था। माखनलाल मन ही मन सोचने लगता है कि साहब कोई कैसा भूत सवार हो गया जो लॉकर तोड़ने के पीछे पड़े हैं। उन्हें इस लॉकर के बारे में पता कैसे चला? अजय के बहुत कोशिश करने के बाद वो लॉकर टूट जाता है। जब वो लॉकर टूटता है तो अजय देखता है कि उस लॉकर के अंदर कुछ किताबें रखी हुई थी जो कि खराब होने लग गई थी। उस लॉकर के अंदर चौक, पेन, पेंसिल और डस्टर रखा हुआ था। साहब, इसके अंदर तो कुछ ऐसा नहीं रखा है जो हमारे काम आ सके। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अजय माखनलाल की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और लॉकर के अंदर का सामान निकाल कर देखने लग जाता है। जब अजय लॉकर का सामान बाहर निकाल रहा होता है तो उसको याद आता है ये वही लॉकर था जहां पर वो बचपन में अपनी टीचर कृति छाया का सामान रखने आया था। धीरे धीरे उसकी बचपन की यादें ताजा होने लग गई थी। अजय लॉकर के अंदर का सामान निकाल ही रहा होता है कि तभी उसके हाथ में एक लाल रंग की डायरी लगती है और उसको याद आता है कि ये वही डायरी है जो बचपन में उसने अपनी टीचर कृति छाया के इसी लॉकर में देखी थी जब वो किताब रखने आया था। अजय वो डायरी को लॉकर के अंदर से निकालकर उसकी धूल साफ करने लग जाता है। माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा, ये कैसी डायरी है साहब? अजय माखनलाल की फिर किसी बात का जवाब नहीं देता है। अजय जब डायरी के ऊपर की धूल साफ करता है तो देखता है कि डायरी के ऊपर काले मार्कर से एक एंगल और उसके अंदर सर्कल बना हुआ था। अजय के बिल्कुल समझ नहीं आता है कि वो किस चीज का निशान है। माखनलाल डायरी पर बने निशान को घूर घूर कर देखने लग जाता है और मुंह फाड़ते हुए कहता है, साहब, ये तो मुक्ति का निशान है।
क्या कहा? मुक्ति का निशान? अजय ने हैरान